दो लड़के और उनका पिता अपने कमरे में आराम कर रहे थे। रात को करीबन 12:30 बजे हुए होते हैं। तभी यहाँ पर बाहर से एक व्यक्ति आता है। व्यक्ति आने के बाद उसके हाथ में एक हथियार होता है और उस हथियार से वो फायर करता है, यानी बंदूक जैसा कुछ उसके हाथ में होता है। पहले उन बच्चों के पिता पर वो फायर करता है और दूसरा एक लड़के पर फायर करता है जो बड़ा वाला होता है, और तीसरी बार वो तीसरे को उठाकर सीधा इस दुनिया से दूर भेज देता है। ये सब कुछ करने के बाद जब वो ये सब कुछ कर रहा था तो जो बीच वाला यानी जो लड़का होता है वो ये सब कुछ अपनी आंखों से देखता हुआ उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, उसका ज्यादा खून बहने से। आखिरकार ये दरिंदा कौन था और इसने ऐसा क्यों किया? दोस्तों, आपको एक केस तो याद होगा जो अलीगढ़ में 2006 में घटित हुआ था, और इस मामले का मुजरिम आज भी सलाखों के पीछे है जिसने ये सब कुछ किया था। लेकिन इस कहानी में क्यों ट्विस्ट है, इस चीज में क्यों सबसे ज्यादा मैं आपको इतने दिन बाद इस कहानी को क्यों बता रही हूँ। यहाँ पर जो बीच वाला लड़का होता है जो सब कुछ अपनी आंखों से देखता है वो मरता ही नहीं है। वो वापस लौटकर उससे जेल में जाता है मिलने के लिए और कहता है कि मैं तुझसे बदला जरूर लूंगा, तुमने मेरे पिता और मेरे भाई और मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। अब यहाँ पर वो मर भी जाता है और दोबारा आ भी जाता है। कहाँ पर आया था वो दोबारा, और क्या सच में ही वो जेल में मिलने के लिए उस व्यक्ति से जाता है जिसने उनके साथ ऐसा किया था? और ये कौन था जिसने एक हंसते खेलते हुए परिवार को इस दुनिया से दूर भेज दिया था? आखिर ये मामला क्या होता है? अलीगढ़ का केस आपको अभी याद आ जाएगा जब इसकी मैं आपको अच्छी तरह से जानकारी दूंगी। तो चलिए दोस्तों, एक और पुनर्जन्म का किस्सा आप लोगों के सामने लेकर आ गई हूँ। और यहाँ पर एक और बात आपको बता दूं, कुछ लोग बदले की भावना से कुछ का पुनर्जन्म होता है। हर किसी कहानी में हमने हर किसी किस्से में जाना है कि जहां पर बदले की भावना बनी वहीं पर चाहे कोई जीव हो या कोई मनुष्य हो वो दोबारा जन्म लेकर जरूर आता है, क्योंकि यहाँ पर जो दोबारा जन्म लेकर आता है ये भी बदले की ही भावना से आता है। और आज इसकी उम्र करीबन आपको मैं बताऊं 16 साल का ये लड़का हो चुका है। तो चलिए इस रोचक सी स्टोरी को जानने के लिए आप अपना दिल थाम कर बैठिए और अपने कर्मों पर थोड़ी सी रोशनी डालिए कि हमने क्या क्या किए हैं, हमारे लिए कोई दोबारा भी आ सकता है। तो ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? तो चलिए दोस्तों, ये कहानी जिला अलीगढ़ से ही शुरू होती है। अलीगढ़ में एक लड़का जन्म लेता है। लड़का जब जन्म लेता है तो ये करीबन 2009 में जन्म लेता है। ये लड़का जन्म लेने के बाद बहुत ही ज्यादा रोता है, कुछ ऐसे लक्षण दिखाता है जैसे कि पुनर्जन्म के बच्चे आमतौर पर आपको दिखाते हैं। अब जिस घर में ये पैदा हुआ था उस घर में ये एक लौता वारिस होता है उस समय। अब तो इसके भाई भी हैं और इसके कई भाई हो चुके हैं। तो इसके बाद जब इसको देखा जाता है तो इसकी तरफ ज्यादा देखना हो जाता है कि भाई घर का एक पहला बेटा है और उसका ध्यान रखा जाता है। ये बहुत ज्यादा रोता है। यहाँ पर दिवाली पर अगर पटाखे चला करते तो ये लड़का डर जाया करता, बहुत तेज से रोया करता। जब पटाखे चलते हैं तो इस लड़के को करीबन बहुत अंदर रखा जाता है जहां पर इसको पटाखे की आवाज सुनाई न दे। हालांकि एक आम बच्चा भी पटाखों की आवाज से डर जाता है, लेकिन यहाँ पर ये लड़का ज्यादा ही कुछ डरता है। 1 महीने की उम्र में जिस बच्चे को ये ज्ञान नहीं होता वो पटाखों की आवाज से डरता है। अब इसका नामकरण भी रखा जाता है तो इसका नाम निशांत रखा जाता है, यानी ये निशांत राजपूत होता है और इसका नाम निशांत रख दिया जाता है। निशांत जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो निशांत कुछ ऐसी हरकतें करता है जो घर वालों की समझ में नहीं आती हैं। निशांत जब रात को सोता है, जैसे ये 1-1.5 साल का होता है, तो जब रात के वक्त सोता है तो अपने पास एक लाठी रखकर सोता है, और अगर लाठी को इससे दूर कर दिया जाए तो ये रोने लगता है। उस लाठी के बिना सोता नहीं है क्योंकि इसे बहुत ही अजीब और कहता था कि मुझे डर लगता है। ज्यादा कुछ बोल नहीं पाता है। जब ये 2 साल का होता है तो इस लाठी का राज घर वालों को खाए जा रहा था कि ये बच्चा लाठी क्यों रखता है, पटाखों से ये डरता है। 2 साल की उम्र में भी यही सब कुछ चल रहा। 2 से 2.5 साल की उम्र में जब ये लड़का होता है अब तक भी ये उस लाठी को अपने पास रखकर सोता है। जो उसके पिता होते हैं इस निशांत के, ये अपने पिता को प्यार देता है
और हमेशा रात को अपने पिता के पास जब जाकर कहता है कि बाबा अपना ख्याल रखना, आपको कोई मार न दे। मतलब ये ऐसी बातें करता था। घर वालों की ये बातें समझ में नहीं आती हैं। घर वाले हैरान हो जाते हैं कि इसको हमेशा मरने मारने से इतना डर क्यों लगता है, आखिर मामला क्या है। अब ये जब 2.5 साल का या 3 साल का होता है तो अब ये एक दिन इसकी माँ कहती है कि तुझे 2 साल हो गए मुझे देखते, तू मेरे पास रखकर इस लाठी को सोता है, आज इस लाठी को ही मैं चूल्हे के अंदर जलाऊंगी। जब माँ इस लाठी को चूल्हे के पास लेकर भागती है तो वो रोने लगता है और कहता है कि माँ अगर मैंने इसको नहीं रखा तो मेरा सौतेला भाई मुझे जान से मार देगा, और क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा मर जाए? माँ मैं इस लाठी को अपने पास रखकर सोऊंगा। अब आप सोच कर देखिए, 3 साल का बच्चा इतनी बड़ी बात कर रहा है। माँ कहती है कि कौन है तेरा सौतेला भाई? यहाँ पर तो कोई तेरा सौतेला भाई नहीं है, सब अपने ही हैं और भाई तो तुम्हारा है ही नहीं। तो ये लड़का चुप पड़ जाता है, यानी इस समय तक भी ये कुछ भी नहीं कहता है। धीरे धीरे ये ऐसी ही हरकतों को अंजाम देता है। अकेले में बैठकर ये अपने छोटे भाई को याद करता है, कहता है कि मेरे सौतेले भाई ने छोटे भाई को मार दिया। अब छोटा भाई हो तभी तो कोई किसी उसे मारे। अब माँ कहती है कि कौन है तेरा छोटा भाई, तू ऐसी हरकत क्यों करता है, तूने हमें परेशान कर रखा है। अपने पिता का बहुत ख्याल रखता था। रात के वक्त भी जो डंडा हुआ करता है, जो लाठी हुआ करती, पिता के पास बैठा रहा करता रात के वक्त। बताओ 3 साल से ऊपर चल रहा था। पिता की जब आंखें खुलती हैं अब बातें हद से ज्यादा आगे बढ़ रही थी, क्योंकि इस लड़के की याददाश्त बहुत तेजी से प्रबल हो रही थी और इसको वो सारी बातें सताने लगी थी। अब यहाँ पर पिता जब रात को उठकर देखता है तो उसका बेटा उसके पास बैठा हुआ है और डंडे को जमीन पर बजा रहा है। वो पिता कहता है कि बेटा क्यों मेरे पास क्यों बैठे हुए हो, सोए क्यों नहीं हो? तो वो कहता है कि पिताजी कभी भी ना भाई आ सकता है और आपको मार सकता है, छोटे भाई को भी मार सकता है। मतलब कभी कभी तो ऐसी बातें करता था कि जैसे इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। अब घर वाले इसको एक दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाते हैं। अब दिमाग का डॉक्टर जब इससे बातचीत करता है तो ये सही सही जवाब देता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं कर रहे हो, जो बच्चा आपको उल्टा परेशान कर रहा है, क्योंकि इसका दिमाग बिल्कुल तंदुरुस्त है, कोई परेशानी कोई दिक्कत इसको नहीं है। इसको घर लाया जाता है। इन्हीं सभी के बीच में लड़का 4 साल का हो जाता है। ये 4 साल का जब हो जाता है तो इसकी आदतें और भी जोर से बढ़ने लगती हैं। रात को घर में डंडा लेकर, लाठी लेकर घूमना, अपने छोटे भाई को ढूंढना, भाई तू कहाँ पर है, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, मेरे भाई तू कहाँ पर है। ये सब कुछ देखकर अब माँ इसके गाल पर तमाचा रख देती है, क्योंकि अब तक तो चलो ठीक है, ये दिन को ही इन बातों को याद किया करता था, अब ये रात को भी नहीं सोने देता है। माँ कहती है कि तू चाहता क्या है बेटा? तुम्हारे बाबा पूरे दिन खेतों में काम करते हैं, खेतों में भी काम करते हैं, हम यहाँ पर रहते हैं अलीगढ़ जैसे इस जिले में या शहर में रहते हैं, यहाँ पर लोग क्या कहेंगे, तू ऐसी हरकत क्यों करता है? जब ये लड़का सुनता है तो ये फूट फूट कर रोने लगता है। कई बार माँ ने अपने बेटे को अकेले में रोते हुए देखा था कि छोटे भाई तू वापस आ जा। कितना दर्द भरा रहा होगा वो सीन जब वो अपने छोटे भाई को याद करके रो रहा होगा। दोस्तों आत्मा ना कभी कभी इस मरण और जन्म में फंस कर रह जाती है, जिस तरह से हमें इस निशांत की आत्मा फिलहाल महसूस हो रही है। अब इसके बाद क्या होता है कि मैं आप लोगों को बताऊं, जब ये रोता है तो माँ को रहम आ जाता है, बेटे को गले से लगाती है और कहती है कि मेरे लाल, मैंने तो तुमसे वैसे ही कह दिया है, हम अलीगढ़ में रहते हैं लेकिन गांव की जिम्मेदारी भी देखते हैं, पूरे दिन तुम्हारे बाबा इधर उधर भागते हैं, तो ये बता तू हमें ऐसे परेशान क्यों करता है? क्योंकि वो रो रहा था, उसकी सुबकियां बंधी हुई थी। वो कहता है कि माँ आपको नहीं पता, हमारे भाई ने मुझे मार दिया, बाबा को मार दिया, छोटे भाई को मार दिया, और ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो वो महिला डर जाती है कि बेटा तू बचपन से ही ये बातें करता है, ये बातें क्या हैं, मुझे ये पूरी बातें बता। तो वो कहता है कि माँ मैं आपकी ही तो रिश्तेदारी में था, दादी की रिश्तेदारी में था, और पता है माँ मैं संतोष का बेटा हूँ, जो संतोष जिसने 2 शादियां की थी, जो अलीगढ़ के ही पास में रहता है। अब यहाँ पर माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ये पूरा मामला इनकी रिश्तेदारी का था, जिसका उस बच्चे को खबर भी नहीं थी, बारे में पता भी नहीं था। वो कहता है कि माँ मैं संतोष का बेटा हूँ, कृष्ण जी, मेरा नाम कृष्ण जी था ना,
और आपको पता है, माँ को पूरी कहानी पता होती है, लेकिन कभी भी इस बच्चे को वो बातें बताई नहीं गई थी। अब इस बच्चे से वो बातें विस्तार से माँ जानना चाहती है कि ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। 4 साल का बच्चा वैसे भी ऐसी बातों को याद नहीं रखता है। ये बताता है कि माँ, आपको याद हो या ना हो, लेकिन मेरे पिछले जन्म में, यानी मेरे पिता ने 2 शादियां की थी। 2 शादियां, ये भी बात सत्य है, क्योंकि माँ को पता था रिश्तेदारी की बात होती है। और माँ, मेरी पिताजी ने जो पहली शादी की थी, उनकी पत्नी इस दुनिया से चली जाती है, उनसे उनका एक बेटा होता है। ये बात भी माँ को पता थी, सत्य है। अब वो कहता है कि माँ, उसके बाद पिताजी दूसरी शादी करते हैं। मेरे पिता का नाम संतोष है। संतोष दूसरी शादी करते हैं, तो दूसरी शादी में मेरी माँ आती है। मेरी माँ से पहले मैं पैदा होता हूँ और दूसरे नंबर का मेरा छोटा भाई पैदा होता है। माँ धीरे धीरे जिंदगी कटती है, लेकिन हमारी माँ भी एक बीमारी के कारण इस दुनिया से चली जाती है। जब माँ इस दुनिया से चली जाती है, तो हमारे बाबा जो संतोष होते हैं, वो बड़े भाई का रिश्ता कर लेते हैं, जो कि हमारा सौतेला भाई था। जब उस भाई की पत्नी आती है, तो वो हमें अपने घर से निकाल देता है। जब वो हमें अपने घर से निकाल देता है, तो हम अलग एक कमरे में रहने लगते हैं, हिस्से के कमरे में। और हमेशा पिताजी के बीच में और बड़े भाई के बीच में हमेशा झगड़ा लगा रहा करता था। भाई 2 बच्चों को जन्म देता है। मैं भी बड़ा हो जाता हूँ, बहुत हद तक बड़ा हो जाता हूँ। उसके बाद माँ, आपको पता है 2006 की बात है, यहाँ पर वो सन भी बताता है अपने माँ को। 2006 में माँ, वो भाई, रात को करीबन 12-1 बजे की बात होती है, क्योंकि दिन के वक्त प्रॉपर्टी के ऊपर या जमीन के ऊपर पापा और भैया के बीच में लड़ाई हुई थी, जो सौतेला भाई होता है। और उसी रात वो भाई रात के वक्त आता है। जब वो पापा में पहली फायरिंग करता है, यानी पहली गोली पापा में मारता है संतोष में, तो मेरी आंखें खुल जाती हैं। मैं देखता हूं कि पापा तड़प रहे हैं। यहाँ पर ये गोली की आवाज आसपास भी सुनी होगी, और मुझे उठने का भी मौका नहीं दिया जाता। दूसरी फायरिंग वो मुझ में करता है, जो मेरा सौतेला भाई होता है। माँ, मुझे ऐसे गोली मारी जाती है कि ना ही तो मैं उठ सकता था, लेकिन मेरे दहशत तब बैठती है और मुझे दुख तब होता है जब वो मेरे छोटे भाई को, जो अभी कुछ जानता ही नहीं था, उसे उठाता है और पंखे में एक कपड़ा बांधता है और वहां पर मेरे भाई को लटका देता है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि उस पंखे से उस भाई के साथ क्या कहता है। ये कहता है, ये कहता है कि मेरा नाम कृष्ण होता है। मैं अपने भाई को देखकर जितना तड़पता हूं, उतना मुझे अपने दुख का भी एहसास नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरा भाई बहुत हाथ पैर मारता है। जब मेरे सौतेले भाई ने ये सब कुछ किया, तो गांव वाले इकट्ठा होते हैं, लेकिन वो वहां से फरार हो जाता है और माँ, हम तीनों जने इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन जब मेरी आखिरी सांस निकलती है, तो मैं अपने छोटे भाई को देखता हूँ और सोचता हूँ कि मैं इस व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद माँ, मैं एहसास करता हूँ कि मैं एक ऐसी चीज बन चुका था कि मैं अपने शरीर को बिस्तर पर पड़ा हुआ देख रहा था, छोटे भाई को देख रहा था, पिता को देख रहा था, लेकिन मैं इन सभी को जिंदा करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई भी नहीं होता है। माँ, मेरे जैसा मेरे भाई मुझे नहीं दिखाई दिया, मेरा पिता नहीं दिखाई दिया। 13 दिन मैं घर पर रहता हूँ, और 13 दिन घर के रहने के बाद गांव से बाहर एक पीपल का पेड़ होता है। उस पेड़ पर बहुत सारे लोग मेरी तरह के रहते हैं। माँ, मैं हर रोज इस चीज को याद करता हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ था। हर रोज यही बदले की भावना होती है। और माँ, मैं करीबन उस पेड़ पर 2 साल तक रहता हूँ प्रेत बनकर। आप सोचकर देखिए, 4.5 या 4 साल का बच्चा इतनी सारी बातें माँ को बताता है। माँ को प्रेत के बारे में खबर नहीं थी। माँ को इस मामले के बारे में इतने विस्तार से भी नहीं पता था, क्योंकि कभी कभी लगता था कि उसने ऐसा नहीं किया है, वो बेगुनाह है जो सलाखों के पीछे है, ये मामला हुआ करता था। लेकिन वो उसी टाइम उसको पुलिस ने पकड़ा था और पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया था। यहाँ पर इसके बाद कहता है कि माँ, मैं 2 साल तक वहां पर रहने के बाद एक हवा के झोंके के साथ और मैं फिर आपसे पैदा होता हूँ और पिताजी आप सभी को देखता हूँ। उसके बाद मुझे अपने छोटे भाई की याद सताती है। मेरे पिता संतोष की मुझे बहुत याद आती है, क्योंकि वो हम पर बहुत प्यार किया करते थे। यही सब कुछ जिंदगी में चल रहा है। माँ, एक बदले की भावना है। लगता है कि आज अगर वो बड़ा भाई सामने आ जाए, सौतेला भाई, तो मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। माँ घबरा जाती है, पूरी बात पति को विस्तार से बताती है। ये बात दादा दादी को भी बताई जाती है। जब ये बात मालूम पड़ती है, तो एक 4 साल के बच्चे को सब कुछ याद था।
जो शायद घर वाले भी कहीं ना कहीं भूल चुके थे, क्योंकि 2009 आ चुका था। 9 क्या, अभी 4 साल और बढ़ा दीजिए, 12-13 की बात होती है। यानी 2012-13 में ये लड़का इन बातों को कर रहा था, सब इन बातों को भूल जाते हैं। तो ये रोज कहा करता कि मुझे बस केवल उस सौतेले भाई के पास जाना है, उसे मुझे देखना है, मुझे उससे बदला लेना है। 5 साल तक ये यही रट लगाता है। पूरे परिवार को पता था कि इसका पुनर्जन्म हुआ है, बदले की भावना से हुआ है। वहां पर इसको जब ले जाया जाता है तो वो हर एक पॉइंट को बताता है जो पहले कभी वहां पर नहीं गया था। इस कमरे में ऐसे मारा गया था, यहाँ पर हमारे साथ ऐसा हुआ था, यहाँ पर मेरे छोटे भाई को इस दुनिया से दूर भेजा गया था, ये सब कुछ बताता है। तो घर वालों को यकीन हो जाता है। अब एक पंडित से जब ये घर वाले बात करते हैं कि भाई बच्चा रात को भी नहीं सोता है क्योंकि उसे पसीने आते हैं, वो यादें सताती हैं, वो भाई बंदूक ताने उसके सामने खड़ा है, उसे ये भी सताता है। तो यहाँ पर पंडित जी कहते हैं कि एक बार आप लोग इस लड़के को उससे मिलवा कर लाओ जो जेल के अंदर बंद है, जिसने इनके साथ ऐसा किया था। पिता कहता है कि पंडित जी आप क्या कह रहे हो, मामला और बिगड़ेगा अगर इसको हम वहां पर लेकर जाएंगे। तो पंडित जी ने कहा कि एक बार कर तो देखो, कहीं पर भी मामला नहीं बिगड़ेगा, सब कुछ अच्छा होगा। दोस्तों ये एक सत्यता पर रखी हुई घटना मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको इस लड़के से मिलना है तो आप अलीगढ़ जा सकते हैं और अलीगढ़ में आप इससे मिल सकते हैं। ये एक सत्यता पर रखी हुई घटना है और ये वो घटना है, पुरानी नहीं है, अभी चल रही है। ये लड़का 16 साल का है, अभी 16 साल इसकी उम्र है और पढ़ाई ये कर रहा है। अब इससे की आगे की जो कहानी मैं आपको बताऊंगी, जब घर वाले इस लड़के को, जो निशांत होता है, निशांत राजपूत, इसे जब वहां लेकर जाते हैं जेल में जहां पर वो व्यक्ति बंद था 3 लोगों को इस दुनिया से दूर भेजने के केस में, तो वहां पर जाकर कहता है कि और सौतेले भाई कैसे हो, जिंदगी आनंद से तो है। तो वो अपने रिश्तेदारों को देखकर चौंक जाता है कि आज तक तो आप लोग मिलने नहीं आए, आज कैसे मुझसे मिलने के लिए पधारे हैं। तो वो रिश्तेदार कहते हैं कि तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं कि तुमसे मिलने का मन ना करे, लेकिन ये लड़का हमें यहाँ तक खींच कर लाया है। अब वो बताते हैं कि जिस कृष्ण को तुमने मारा, कृष्ण जी को, ये वही दोबारा जन्म लेकर आया है, तुम्हारा सौतेला भाई। तुम इसके सौतेले भाई हो और ये तुम्हारा सौतेला भाई है। यहाँ पर जो करीबन निशांत 5 साल का था वो फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि क्यों भाई, मैं तुम्हें पिता के रूप में देखा करता था, जब तुमने हमारे ऊपर इस तरह से किया ना भाई, मैं टूट चुका था, तभी मैं वापस लौट कर आया हूँ। 2 साल मैं प्रेत योनि में रहा हूँ पेड़ पर। मुझे बस ये जवाब चाहिए कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मेरे उस मायूस भाई के साथ, मेरे उस पिता के साथ जो हमारे लिए खुद खाना बनाया करता था। तुम्हारी पत्नी से भी वो खाना नहीं लेता है। क्या इस प्रॉपर्टी की आग इतनी बुरी होती है भाई, जो तुमने हमारे साथ ऐसा किया? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? कभी तुमसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, हमेशा तुमसे भाई कहकर बुलाया, हमेशा तुम्हें वो मान सम्मान दिया। बस इसी बात का अफसोस है, इसी बात का दुख है कि हमारी तरफ से कोई कमी नहीं थी। 5 साल का लड़का वहां खड़े लोगों को भावुक कर देता है। पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं कि ये मामला क्या चल रहा है। इसके बाद की जो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो सामने वाला होता है बड़ा सौतेला भाई, जिसने इसको इन दुनिया से दूर भेजा था, दोस्तों इसके नाम को मैं नहीं बता रही हूँ, वो नतमस्तक हो जाता है इसके चरणों में। कहता है कि भाई उस समय जोश जोश में कर दिया, लेकिन अब एहसास होता है कि मैंने कितना बड़ा गुनाह किया है। मैंने 3 बेकसूर जानों को इस दुनिया से दूर भेजा है। अब इसकी मेरे लिए कोई माफी तो नहीं होगी, लेकिन मैं सजा काट रहा हूं और शायद ये सजा बहुत नहीं है जो मैंने किया है। ये सच्चाई की बातें हैं, ये रियल बातें हैं और ये हमारे भारत में चलती हैं। आप लोग सोए हुए हो और देखो ऐसा कुछ हो रहा है। वो 5 साल का लड़का बहुत बिलक बिलक कर रोता है, सुबक सुबक कर रोता है और कहता है कि भाई कलेजों को ठंडक नहीं है, वो चैन नहीं है, रातों को नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं आता, कोई कुछ भी नहीं सोचता है। हमेशा लगता है कि तुम इधर से आ रहे हो, बाबा को मारोगे, छोटे भाई को मारोगे, हमेशा ये डर लगता है। ये डर कैसे खत्म करूं, मैं कैसे जीऊं आगे चल के? सब हैरान हो जाते हैं, लगता है कि कोई 12-13 साल का बच्चा बात कर रहा हो। इस लहजे में ये 5 साल का बच्चा उस व्यक्ति से बात करता है जो फिलहाल व्यक्ति बना हुआ है। ये उसके पैर पकड़ लेता है, कहता है कि भाई मुझे माफ कर दे,
ये मेरी गलती थी और शायद कितने जन्मों तक मुझे ये सब कुछ भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एक इंसान को इस दुनिया से दूर भेजना बहुत बड़ा पाप है, ये मुझे भी मालूम है। लेकिन उस समय कुछ समय ही ऐसा था, मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया और क्यों हो गया। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर जो निशांत राजपूत होता है, बड़ा दिल दिखाते हुए अपने भाई को माफ कर देता है। कहता है कि मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन तुम्हारा न्याय और तुम्हारा इंसाफ वो भगवान करेगा। मुझे अब तसल्ली है कि तुम्हें अपने किए हुए पर पश्चाताप तो है। अब तुम इस पश्चाताप की आग में जलोगे और मैं अपनी जिंदगी आगे जीऊंगा। तुमने सही नहीं किया। देखो, तुम्हारे करने के बाद भी आज मैं यहाँ पर हूँ और तुम कहाँ पर हो। इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि तुमने क्या किया है और मैंने क्या किया है। बाबा और छोटा भाई भी कहीं ना कहीं अच्छी जगह ही होंगे मेरी तरह, लेकिन मैं बंद होती हुई पलकों से जब तुम्हें देख रहा था वो दरिंदगी करते हुए, तो शायद इसी वजह से भगवान ने मुझे ये सब कुछ याद दिलाया है। दोस्तों यहाँ पर जो निशांत राजपूत होता है, आज भी अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रहा है और आज भी उसको एक एक वाक्य भरपूर याद है। वो एक बात इधर से उधर नहीं भूला है। वो कहता है कि शायद ये जीवन चक्र है, यहाँ पर कोई किसी का दुश्मन है और कोई किसी का दुश्मन है। शायद हमारे कर्मों में ही कुछ ऐसी कमी रही हो जो हमारा सगा भाई, सौतेला भाई हमें मारने पर उतारू हो गया और मार दिया हमको। आज वो ऐसी बातें करता है, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देता है, बहुत अच्छा बच्चा है। तो आप इस स्टोरी के बारे में क्या कहना चाहते हो? जितने भी हमने केस देखे हैं, जितनी भी घटनाएं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, सब में एक मामला सबसे ज्यादा सामने आया है। दोस्तों यहाँ पर बदले की भावना से लोग वापस आते हैं, जिनके अंदर बदले की भावना होती है। अब आपने वो कहावत सुनी है ना, हमारी गीता में, हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि आत्मा जब शरीर से उसके प्राण निकलते हैं, वो उस वक्त जिसे याद करेगी उसी का उसे जन्म मिलेगा। यानी अगर उसने जानवर को याद किया तो वो जानवर बनेगा, इंसान को याद किया तो इंसान, अमीर इंसान को याद किया तो अमीर इंसान, और बदले की भावना से पैदा हुआ तो उसका पुनर्जन्म व्यक्ति के रूप में होता है। शायद ये कहावतें अब सिद्ध हो रही हैं, सत्य हो रही हैं। तो हर एक बात सत्य है, आपके कहने से झूठ नहीं हो जाएगी। हालांकि मुझे कमेंट बॉक्स में लोग कहते हैं, भर भर कर कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता भाई, आप दूसरी दुनिया में हैं और हम आपकी दुनिया में दखल अंदाजी नहीं करना चाहते। केवल एक छोटा सा उद्देश्य है, लफ्जों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश है। अगर आप नहीं समझना चाहते तो कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप समझो तो आपकी मर्जी और ना समझो तो वो भी आपकी मर्जी। स्टोरी कैसी लगी? बहुत बड़ी स्टोरी है, मैंने तो बहुत जल्दी में इसको निपटाया है। काफी इमोशनल इस चीज में होते हैं, काफी दुख होता है, तकलीफ होती है। ये कहानी सच में ही झंझोर कर जाती है। क्या पैसा, दौलत, शोहरत यही सब कुछ कराती है। और आप इस केस के बारे में भी जान सकते हैं। 2006 में अलीगढ़ में जो केस हुआ था, ये उसी केस से जुड़ा हुई एक घटना है, जहां पर वो लड़का दोबारा जन्म लेकर आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब उन लोगों के नाम लेते हैं जो लोग हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं, वो बहुत सारा साथ देते हैं। परिवार के रिश्ते हैं, मेरा परिवार है, मेरा अपना परिवार है और मैं अपने परिवार से हमेशा बात करने के लिए, कहते हैं ना कि मेरे पास टाइम ही टाइम है। तो चलिए, वीरदीप कौशिक बहुत बहुत धन्यवाद भाई, कैसे हो आप? सुरभि कैसी हो प्यारी बहन? योग माया साहू बहुत बहुत धन्यवाद। मधु उपमन कैसी हो माँ? बहुत अच्छा आपका कमेंट आता है, बेटी की तरह बहुत अच्छे से मानती हो। अलका चंदेल बहुत बहुत धन्यवाद। खड़क बहादुर भाई बहुत बहुत धन्यवाद। रंजना मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू चौधरी कैसी हो छोटी बहन? बहुत अच्छे कमेंट करती हो, लेकिन अब थोड़े से कमेंट पर ध्यान कम है। विष्णु हवा बहुत बहुत धन्यवाद। NR शायद इनकी आईडी का नाम है। मीनू मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद, प्यारी बहन रेगुलर कमेंट करती हैं। सुरेंद्र पाल कौर बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सुभाष चंद बहुत बहुत धन्यवाद। पिंकी जी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, प्यारी बहन। राजेंद्र शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। उषा राय बहुत बहुत धन्यवाद। अंबिका बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद। बीबी सिंह भाई कैसे हो? ज्ञान तारा सरस्वती बहुत अच्छी बहन है। दीक्षा पांचाल बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र सिंह बहुत अच्छे भाई हैं। पूनम शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंती माँ कैसे हो? बलवीर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद।
शिव दयाल शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा पांडे बहुत बहुत धन्यवाद। उषा निर्मल बहुत बहुत धन्यवाद। विमला दलाल माँ जैसा प्यार करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारी माँ कैसी हो आप। पिंटू पाटिल बहुत अच्छे भाई हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं। सुमन पांडे बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम अग्रवाल तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मनोहर भाई बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित जी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। स्नेहा राणे बहुत बहुत धन्यवाद। तापन नाथ बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। सचिन कुमार बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। ममता दुबे बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण दास भाई कैसे हो। सोनाक्षी बहुत बहुत धन्यवाद। DRDK शायद ये भी आईडी का नाम है। उमेश चंद्रा बहुत बहुत धन्यवाद। कांति भाई कैसे हो। हमें पता है कि आप 75-76 साल के हो और कांति भाई हो, यानी कि आप बहुत अच्छे भाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद। रफीक भाई हमसे नए जुड़े हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं और बहुत ही श्रद्धा इनकी भगवान में है। हरदीप कौर बहुत बहुत धन्यवाद। मधु यादव बहुत बहुत धन्यवाद। तन्वी शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। आज कुछ ही नाम ले पाई हूँ, लेकिन जितने भी नाम हैं सभी मेरे अपने हैं और प्यारे हैं। आप सभी कैसे हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। पीहू हेला आप कैसे हो। अब आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।